किरमी. Present, sir. Today is which date? 5th December, no? 5, 12, 20. Angel. Anirudh. Dhruv. Present. प्रियंका. पूजा. Present, sir. भूमिका. Present, sir. मितेश. Present, sir. साहिल. Present, sir. स्टेफी. Present, sir. ओम पटेल. Present, sir. केशवी. Present, sir. कृपल. दर्शनिका. Present, sir. टीशा. Present, sir. दर्शित. Present. वंश. Present, sir. मयूर. Present, sir. खुशबू. निराली. लीजा. तनुश्री. Present, sir. तनुश्री. दीप चौधरी. तन्वी. Present, sir. शिवानी. कैनिल. संजू. अदिति. जील. अब्बन. दिशा. एसवीवी स्टूडेंट्स. आदित्य. Present, sir. वर्षिल. Present, sir. खुशी पटेल. Present, sir. यश. Present, sir. नील पटेल. Present, sir. भावना शर्मा. Present, sir. ध्रुव. Present, sir. ब्रज. चंदन. Present, sir. वृत. Present, sir. अभिषेक. Present, sir. कुश. Present, sir. प्रियांशी. धार्मिक. लक्ष्य. हर्ष. नंदिनी. Present, sir. मनीषा. Present, sir.
संजना, जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित। Present, sir. चलो, किसी का अटेंडेंस रह गया तो जल्दी से बताओ। निराली, एंजल और ठीक है। एसवी में सबका हो गया ना। पीपी सवानी में 2 रह गए, निराली और एंजल। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अच्छा। अनिरुद्ध, निराली और एंजल, अच्छा 3 जने रह गए, है ना। अनिरुद्ध, निराली एंड एंजल। एंजल कहाँ गए? ऊपर होगा ना एंजल। ठीक है, चलो अटेंडेंस का कार्यक्रम समाप्त। अब हम क्लास स्टार्ट करें। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? All of you are able to see the screen? Yes or no? Yes, sir. है ना? चलो ठीक है, आज हम ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना। कल हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, आज हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। और क्वेश्चंस फिर आपको मैं इवनिंग क्लास में जितने भी क्वेश्चंस है सॉल्व करवा दूंगा इन टॉपिक से रिलेटेड। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इनके कई तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे जिससे आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं हमको। कंसेप्चुअल जो भी है आपका सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो, म्यूचुअल इंडक्शन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन? मान लो एग्जाम में आ गया, आपको क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट पूछ लिया, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप क्या लिखोगे? अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो हाउ विल यू राइट, है ना। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो इस फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, या 4 नंबर में आता है, या 5 नंबर में आता है, जितने भी मार्क्स में आता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठते हो, खासकर जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स होना चाहिए। आपको 1 मार्क में भी म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए, आपको 3 मार्क्स में भी म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए, और अगर 5 मार्क में भी मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो आपको उसके लिए भी डिफाइन करना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर 1 मार्क में पूछा है तो मेरा आंसर कैसा होना चाहिए, अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो मेरे को उसको कितना एक्सपांड करना है, 5 मार्क्स में पूछा है तो मुझे उसको किस तरीके से एक्सपांड करना है ना। तो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स,
ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन से कंसेप्ट पे वो कितने नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन को पूछने के लिए मैं चाहूँ तो 10 नंबर में भी पूछ सकता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन पे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि आपको 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना के दे सकते, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है आपको किस एंगल से पूछा गया क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा गया। म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको ओपन क्वेश्चन पूछा गया तो आप उस तरीके से आंसर करोगे। चलो पहले इसको समझते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्शन है क्या। अभी तक मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था। सेल्फ इंडक्शन में हम क्या करते थे, एक बैटरी लगा देते थे, उसको एक कॉइल से कनेक्ट कर देते थे, है ना। इस तरह की एक कॉइल होती थी हमारे पास। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते थे वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज होता था, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते थे वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो इंक्रीज होता था, ठीक है। हम सबको पता है अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका बिहेवियर सोलेनॉइड की तरह होता है। इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है जो इसी लूप को कट करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्शन, है ना। मतलब खुद की कॉइल में करंट है और उसकी वजह से खुद ही की कॉइल में आपका जो है ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते थे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज करो मैंने इसके पास एक और कॉइल रख दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कॉइल रख दी और इस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। इस कॉइल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। अब होता क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये वाली कॉइल से भी लिंक करेगी, है ना। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ये वाली कॉइल से लिंक करती हुई जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी फील्ड लाइंस आपकी जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, जिस कॉइल में आप करंट को पास कर रहे हो, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और ये वाली हमारी सेकेंडरी कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा, ठीक है। तो कितना मैग्नेटिक का जो आपका फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपका सेकेंडरी कॉइल में धीरे धीरे जो फील्ड लाइंस जिस तरह से इंक्रीज होगी उस तरीके से आपका फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स का चेंज होगा उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल नाम इसलिए दिया गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो तरह की कॉइल्स है और एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना। दोनों कॉइल्स म्यूचुअली एक दूसरे के पास रखी गई हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बात समझ आ रही। तो जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया, करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ। यही फ्लक्स आपका जो लिंक हुआ, इस फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ प्राइमरी कॉइल में, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। खुद ही की कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो फिनोमेना आपका सेल्फ इंडक्शन का। लेकिन दूसरी कॉइल में जो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड करो। अगर आपको 1 मार्क में म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये एक लाइन में स्टेटमेंट लिखना है, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बस अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से उसको आंसर करोगे। यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो आप डायग्राम बना के ये दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफ में लिखोगे विद डायग्राम, तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन को अगर मैं 5 मार्क में पूछूंगा तो 5 मार्क्स में आपका एक्सप्लेनेशन फिर थोड़ा और डिफरेंट होगा। आपको इसको और चीज़ों को, एक एक चीज़ों को, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट को, फ्लक्स के इंक्रीमेंट को, इसके भी रीजंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने आंसर को और ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा उसको डिटेलिंग में लिखोगे,
तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिस तरह का मार्किंग स्कीम होगा उस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क के लिए दिस इज सफिशिएंट, 3 मार्क्स के लिए ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। 5 मार्क्स के लिए एक एक पैरामीटर को एक्सप्लेन करो, करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फैराडेस के लॉ को भी थोड़ा सा लिंक करो यहाँ पे, है ना। तो जिस हिसाब से आपकी मार्किंग स्कीम होती जाएगी उस तरीके से आपको लिंक करते जाना है, ठीक है। तो ये काम आपको सोचना है, ये आपको मार्क्स को देख के उसके आंसर्स को मोल्ड एंड फोल्ड करना आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो ये भी एक स्किल होती है जो आपके पास होनी चाहिए, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल। ये स्किल जिनके पास नहीं होती है वो बोर्ड में अच्छा नहीं स्कोर कर पाते। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके बोर्ड में नंबर नहीं आते लेकिन एंट्रेंस में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं और बोर्ड में उनके 50 या 60% ही आते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनको मोल्ड एंड फोल्ड का स्किल नहीं आता है, मतलब किस अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स को मोल्ड करना है वो स्किल उनके पास नहीं होता है, इसलिए बोर्ड में उनके नंबर कम आते हैं। तो बोर्ड में नंबर लाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको उसको ब्रीफ में एक्सपांड भी करना आना चाहिए और आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करना आना चाहिए। दोनों स्किल्स आपके पास होने चाहिए, तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा होता है और वहाँ डायग्राम बनाने बैठ जाते हैं। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क में पूछा है तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 लाइन में आंसर दो, दैट्स इट। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो आपका टाइम मैनेज होगा। नहीं तो 1 मार्क में कई बच्चे एक पेज का आंसर लिखते हैं और 3 मार्क में 2 लाइन लिख के आ जाते हैं, तो वहाँ पे नंबर कहाँ से मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सबको पता चल गया, एवरीवन? यस बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन सबको क्लियर हो गया? आ जाओ आगे, इसी पॉइंट पे हम चलते हैं आगे की तरफ। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि प्राइमरी कॉइल में जितना ज़्यादा आपका करंट होगा, है ना, प्राइमरी कॉइल में जितना ज़्यादा आपका करंट होगा, हमारे पास 2 तरह की कॉइल है, वन इज़ योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज़ योर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। उसको आप हमेशा दिमाग में लेके चलो। प्राइमरी कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ना, जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, और उसके सामने हमने एक सेकेंडरी कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, है ना, दिस इज नोन एज फ्लक्स प्रोड्यूसिंग इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1 के प्रोपोर्शनल, मतलब कितना करंट आपका प्राइमरी कॉइल में पास हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वही तो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, है ना। प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वही आपकी सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी। बात समझ आ रही? तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे देयर विल बी अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, है ना। इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर। डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सेकेंडरी कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ना, प्राइमरी कॉइल में कितना करंट आप पास कर रहे हो, है ना, और आपका ओरिएंटेशन कैसा है, दोनों कॉइल्स को किस तरह से प्लेस किया गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, है ना। इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, वरना लॉट्स ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। M इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज आल्सो नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे देखो करंट का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस को बोला गया और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इस कोफिशिएंट को बोला गया।
तो इस कोफिशिएंट की डेफिनेशन अब आप यहाँ से डिफाइन करोगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल. मतलब जब प्राइमरी कॉइल में आपका 1 एम्पियर 1 यूनिट करंट फ्लो करेगा तो कितनी फील्ड लाइंस आपकी सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, उसकी वजह से कितना फ्लक्स आपका जनरेट होगा, उसी को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. तो म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफरेंट, इट इज द फिनोमेना, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफरेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा गया है, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है. दोनों टर्म्स अलग अलग, दोनों को कंबाइन मत कर देना. म्यूचुअल इंडक्टेंस वो चीज़ है कि जब आपका प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, तो कितनी फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. बात समझ आ गई? यस और नो? ये पॉइंट सबको क्लियर है? मेरे को बेटा कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को बता दिया करना. क्लियर है. ओके. ठीक है. अब आ जाओ ईएमएफ पे. नाउ वी नो द फैराडेज लॉ. फैराडे का लॉ हम सबको पता है ना. फैराडे का लॉ क्या है? ईएमएफ इज डिफाइंड एज -d∅/dt. तो वही मैंने यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, m टाइम्स I1. अब इसको डेरिवेटिव करोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें ईएमएफ जनरेट कितना हुआ वो पता चल जाएगा. तो -m टाइम्स di1/dt. अब यहाँ से आप एक और नया डेफिनेशन बना सकते हो इस फॉर्मूले के बेस पे. अब यहाँ पे देखो, जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di1/dt का वैल्यू जब ये 1 हो जाएगा तो आपका जो ईएमएफ होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से आप एक और डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो. सेकेंड डेफिनेशन इसका क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी. है ना. जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में 1 हो जाएगा तब कितना ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, उसको भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे. ये डेफिनेशंस जो दोनों जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये कई बार क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगी. जब आप क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटीज़ के सॉल्व करोगे, कहीं पे आपको E2 का वैल्यू दिया होगा, है ना, और di1/dt का रेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तो वहाँ पे आप m का वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. कई क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली फ्लक्स का वैल्यू दिया रहता है, I1 का वैल्यू पता रहता है, तो वहाँ पे हम इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. तो डिफरेंट वेज है इसको कैलकुलेट करने के, जो हम क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे. ठीक है. ये दोनों डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. ऐसा यूनिट वापस आपको पता ही है, हेनरी होती है ना. चाहे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों के लिए आपका ऐसा यूनिट सेम है, दैट इज योर हेनरी. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 ampere current in the primary coil links with the magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil. इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो. 1 हेनरी कब होगा? जब आपका फ्लक्स का वैल्यू 1 वेबर हो जाएगा और करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हेनरी. तो 1 हेनरी क्या होता है? 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर. ठीक है. वेबर पर एम्पियर, इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. हेनरी इज नथिंग बट वेबर पर एम्पियर, है ना. तो डिफरेंट यूनिट्स भी इसके हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है. हेनरी का मतलब हमें पता होना चाहिए, इट इज वेबर पर एम्पियर. ठीक है. चलो, ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो हम आगे चलते फिर. यस, क्लियर विद दिस पॉइंट्स? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका होता है ना, ये कॉइल के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है. अभी जैसे कि हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कोएक्सियल कॉइल्स लिए, है ना, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स लिए. तो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स जब हमने लिए हैं, तो यहाँ पे आप देखो ओरिएंटेशन किस तरीके का है. ओरिएंटेशन काफ़ी मैटर करता है इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना. म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो आपका ओरिएंटेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसी पे सारी आपकी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है. इसी पे चीज़ें हमारी जो हैं वो डिपेंड करती है. क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है,
और ये सेकेंडरी कॉइल है ना। तो दोनों की दोनों कॉइल्स देखो एक दूसरे के अंदर ऐसे पूरी तरह से मर्ज हो चुकी हैं। मतलब प्राइमरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इसमें से पास हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल में से जितनी भी फील्ड लाइंस जनरेट होगी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी सेकेंडरी कॉइल में से पास हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की जब हम ओरिएंटेशन रखते हैं तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होता है, सॉरी मैक्सिमम हमें जो है बेनिफिट मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ हम जनरेट कर सकते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर, है ना। तो ओरिएंटेशन काफ़ी मैटर करता है। अगर मैं सेकेंडरी कॉइल को मान लो थोड़ा दूर रख देता, है ना, सेकेंडरी कॉइल मान लो मेरी थोड़ी दूर होती जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और प्राइमरी कॉइल थोड़ी इतनी इधर होती, है ना, तो सारा का सारा सारी की सारी फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस नहीं कर पाती ना, है ना। सारी की सारी फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस कर पाती, कुछ फील्ड लाइंस आपकी ऐसे भी पास हो जाती, है ना, कुछ फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करके जाती, है ना। तो कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस करती, कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमें उतना ईएमएफ जनरेट नहीं होता जितना हमें इस केस में जनरेट हुआ है। इसलिए ज़्यादातर जो कॉइल्स को इस तरह से एक दूसरे में मर्ज करके रखा जाता है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो हम कॉइल्स का ये वाला जो अरेंजमेंट होता है इट इज़ नोन एज द बेस्ट अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक फैक्टर अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, है ना। कपलिंग फैक्टर आपका होता है के। कपलिंग फैक्टर हमें यही बताता है कि हमारा कॉइल्स का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। अभी इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये वाले केस में हमारा कपलिंग फैक्टर होता है 1, मतलब मैक्सिमम कपलिंग फैक्टर कितना हो सकता है 1। लेकिन अगर मैं ये वाले केस में बात करूं तो आपका कपलिंग फैक्टर 1 से कम हो, है ना, और 0 से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब कपलिंग फैक्टर ये शो करता है कि हमें सारी की सारी फील्ड लाइंस का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, मतलब फ्लक्स जनरेशन में सारी फील्ड लाइंस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, है ना। फ्लक्स जनरेशन में सारी की सारी फील्ड लाइंस हमें सपोर्ट नहीं कर रही। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये पैरामीटर हमें ये चीज़ बताते हैं, इसलिए हम जनरली जो है जो कॉइल्स का अरेंजमेंट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट पे और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस आप देख लो एक बार, सोलेनॉइड की वजह से कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होता है। प्रोसेस आपका सेम है, इस तरह से हमने देखो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स दोनों को मर्ज कर दिया। अब हम सबको पता है कि जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा। हाँ, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू I1, ठीक है। जो प्राइमरी कॉइल में आपके सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कितनी जनरेट होगी, म्यू नॉट टाइम्स N1 इंटू I1, ठीक है। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, है ना, इस प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स जनरेट होगा, इसकी फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे जो n होता है ना, स्मॉल n, ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आपको पर टर्न जो है फ्लक्स यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब एक टर्न में कितना फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज म्यू नॉट टाइम्स N1 I1 इंटू A। तो ये आपका फ्लक्स मिल गया हमें, एक टर्न की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी स्मॉल n1 को मैंने दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, विच इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब n टर्न से अगर सपोज करो आपके सेकेंडरी कॉइल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मैंने उसको n टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। n2 टर्न से सपोज करो तो n2 टर्न से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका ये नेट फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में जो नेट फ्लक्स है आपका इतना जनरेट हो जाएगा। फिर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हम सबको पता है कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज m टाइम्स I1, ठीक है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको M21 का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा प्राइमरी कॉइल की वजह से
उसका वैल्यू हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, विच इज़ म्यू नॉट n1 n2 n2 a इंटू एल। ठीक है, तो ये इक्वेशंस कई बार यूज़ हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल पे आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फार्मूला आपको तब याद रहता है जब आपको इसका कंसेप्ट पता होता है ना। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप फार्मूला नहीं याद रख सकते, है ना। अपने आप आपको ये फार्मूला आप निकाल लोगे 2 लाइन में, तभी निकाल पाओगे जब आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रोसेस में होता क्या है ना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो डिफ्लेक्शन होता है ना गैल्वेनोमीटर में, ये बहुत ही स्लो होता है। ऐसा नहीं है एकदम से डिफ्लेक्ट आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है तो एकदम से यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये डिफ्लेक्शन बहुत ही धीरे धीरे होता है ना, क्योंकि जैसे ही आप ये I1 का वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे आपका जो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका इंड्यूस करंट जनरेट होना शुरू होता है इस वाली सेकेंडरी कॉइल में। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन भी होता है वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है ना। तो धीरे धीरे आपका जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। एकदम से ऐसा नहीं आपने करंट का सप्लाई दिया और आपका गैल्वेनोमीटर का एकदम पॉइंटर एकदम से यहाँ पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फील्ड लाइंस जिस तरह से इंक्रीज होंगी उस तरह से आपका फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगा, उस तरह से आपका डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में आना स्टार्ट होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर मैंने करंट का सप्लाई एकदम से कर दिया तो क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तुरंत आ जाएगा? द आंसर इज नो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स वेरी स्लोली, है ना, बिकॉज द फील्ड स्ट्रेंथ विच इज द कॉज ड्यू टू करंट I1 इंक्रीजेज एट द लो रेट, है ना, मतलब बहुत धीरे से इंक्रीज होती है, एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाती। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ही आप करंट का सप्लाई बंद करोगे ना, तभी भी ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये वापस स्लोली होके जीरो होता है। ऐसा नहीं आपका पॉइंटर यहाँ पे था और एकदम से आपने करंट का सप्लाई बंद कर दिया तो आपका पॉइंटर सीधा जीरो पे आ गया, नहीं। ये जो डिक्रीमेंट का रेट होता है ये भी बहुत स्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप करंट का वैल्यू कम करोगे ना प्राइमरी कॉइल में, तो आपकी फील्ड लाइंस धीरे धीरे स्लो होनी स्टार्ट होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स में वापस चेंज तो प्रोड्यूस होगा और फैराडे लॉस की वजह से आपका ईएमएफ भी जनरेट होगा। और ईएमएफ क्या होता है, हमेशा उसको अपोज करता है ना। तो अगर आपका जो फील्ड लाइंस है वो रिड्यूस होनी चाह रही है, ईएमएफ आपका कम होना चाह रहा है, इंड्यूस करंट आपका कम होना चाह रहा है, तो उसको भी अपोज करने लगता है, मतलब उसको जल्दी से डिक्रीज नहीं होने देता है ना, उसको अपोज करता है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसलिए आपका जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है ना वो धीरे धीरे होता है, एकदम से ही नहीं हो जाता, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिशन, है ना। फैराडेस का लॉ और लेंस लॉ से हमने यही सीखा था कि अगर कोई चीज़ बढ़नी चाहती है तो उसको अपोजिशन मिलता है, वो डिक्रीज होनी चाहिए, उसको डिक्रीज करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई चीज़ डिक्रीज होने जा रही है तो उसको अपोजिशन मिलता है कि वो उसको इंक्रीज करना चाहता है। इसकी वजह से आपका ये जो टाइम लैग आता है गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में जो टाइम लैग आता है, डिफ्लेक्शन में जो टाइम का लैग आता है, वो इसी कारण से आता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का रीजनिंग स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल संभल के चलना है। और जो जो पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आपके कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब लोग क्लियर होना यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी पता चल गया। ठीक है, अब ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपके कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है देखते जाओ। इफ़ टू सोलेनॉइड्स आर वुंड ऑन अ मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, है ना। अभी तक हमने जो परमेबिलिटी हम कंसिडर करते थे, हम एयर में रखते थे ना अपने अरेंजमेंट को, या वैक्यूम में रखते थे, तो वहाँ पे कोई भी रिलेटिव परमेबिलिटी का टर्म नहीं आता था। ठीक है, अगर कोई मीडियम हमारा चेंज हो गया और मैग्नेटिक कोर पे हमने इन सोलेनॉइड्स को वुंड किया हुआ है ना, आयरन का कोर ले लिया
और उसके ऊपर हमने इन सोलेनॉइड्स को वुंड किया हुआ है, ठीक है ना, आयरन का कोई कोर ले लिया, ठीक है, इस तरह से हमने सोलेनॉइड्स को विंड किया हुआ। तो तब आपका ये वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, विच इज़ म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट वाला, ठीक है, जो भी आपका ये रिलेटिव परमेबिलिटी का फैक्टर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है जब आपका मीडियम चेंज हो जाता है ना। तो मीडियम जब चेंज हो जाएगा तो ये फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो मीडियम के लिए आपकी परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी, विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, ठीक है। तो जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, मतलब यहाँ पे अगर सॉफ्ट आयरन का कोर रखा होगा और फिर उसके ऊपर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की विंडिंग की हुई है ना, तब आपका ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बताया गया, ये जितने भी पॉइंट्स है ना सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपका क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। मतलब जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स है, एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू में से या फिर क्वेश्चंस में से लिए गए, है ना। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये है तो क्वेश्चंस ही, क्वेश्चंस को पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ द सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ डिफरेंट रेडियाई, देन आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर टाइम्स N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L, है ना। ये आपका एरिया है ना, A/L, हम A/L लिखते थे ना, उस तरीके से आपका एरिया लिया गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स। ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमने सोलेनॉइड को किस ओरिएंटेशन में रखा गया है ना। अगर आपने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को, मतलब सोलेनॉइड्स को इस तरह से रखा गया है, तो आपको मैक्सिमम जो है वो EMF जनरेट होगा, है ना। दोनों कॉइल्स को इस तरह से रखा गया है तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कॉइल्स को इस तरह से रखा गया है तो आपको उसका बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। मतलब ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, आपकी सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे भी आपका जो कपलिंग फैक्टर होगा वो लेस देन 1 होगा, यहाँ पे आपका कपलिंग फैक्टर इक्वल टू 1 होगा। अगर आपने सपोज करो कॉइल का ओरिएंटेशन इस तरीके से रखा हुआ है ना, एक कॉइल को ऐसे रखा है और दूसरी कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली कॉइल में करंट पास करता हूँ, है ना, तो इस करंट की वजह से जो फील्ड लाइन जनरेट होगी उसके लिए एरिया वेक्टर देखो नॉर्मल है 90 डिग्री, ठीक है। फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही हैं, एरिया वेक्टर ऐसे है ना। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा विच इज़ BA cos थीटा, है ना। अल्टीमेटली हमारा यही इक्वेशन फिर से काम आ गया, BA cos थीटा। तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है देखो, प्राइमरी कॉइल से जो फील्ड लाइंस निकल रही है और सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसमें कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका कपलिंग फैक्टर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह का जब आप ओरिएंटेशन रखोगे तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जब आप इस तरह का ओरिएंटेशन रखोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और जब आप इस तरह का ओरिएंटेशन रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका होता है वो रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ सोलेनॉइड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उन कॉइल्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। यस और नो, क्लियर है सबको यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत तो जल्दी से बताओ, तीनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट देखो, चौथे पॉइंट में क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे बात की है, बिटवीन द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ठीक है। अगर दो कॉइल्स है मेरे पास, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस एक का L1 है, दूसरे का L2 है ना, दो डिफरेंट कॉइल्स है मेरे पास और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, ठीक है। तो कपलिंग फैक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, विच इज़ M अपॉन √ L1 N2, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये एक्सपेरिमेंटली आया गया है ना, ये एक्सपेरिमेंटली ये फैक्टर हमने निकाला गया। इस फैक्टर को खाली आपको इतना समझना है कि कपलिंग फैक्टर जनरली जो होता है, मतलब M का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, √ L1 L2 के बराबर, ठीक है। M का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है
वो अंडर रूट L1 L2 के बराबर हो सकता है। जनरली हमेशा इससे कम ही होता है ना, अंडर रूट L1 L2 से जनरली कम होता है या फिर इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस रूट L1 L2 से कम है तो आपका कपलिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 है तो आपका कपलिंग फैक्टर 0 हो जाएगा। अगर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस अंडर रूट L1 L2 के बराबर है तो आपका कपलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कपलिंग फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा कपलिंग फैक्टर जो है 1 को अचीव करे, 1 को अचीव करेगा तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट उस ओरिएंटेशन में मिलेगा। ठीक है, 5th पॉइंट देख लो। 5th पॉइंट में क्या किया हमने, L1 L2 को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपका सीरीज में कनेक्शन करोगे तो आपका दोनों जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपका वही जो हम रेजिस्टर में यूज़ करते थे बिल्कुल उसी तरीके का काम आप करोगे इंडक्टर के लिए भी। ठीक है, 1/L1 + 1/L2। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हमें काम लगेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक किसी कोई डाउट? यस? यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो गया है। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे, वो हम इवनिंग वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इवनिंग वाली पूरी क्लास में हम आज सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। इवनिंग में कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। ये यहाँ तक के कंसेप्ट सबको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, okay, bye bye to all of you. We'll meet in the evening class.